चलिए सीधे इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुरानी संधियों ने यानी ट्रीटीज ने हिमालय की आधुनिक सीमाओं को आकार दिया है। हम सिक्किम और भूटान के उस बहुत ही अजीब और दिलचस्प विरोधाभास यानी पैराडॉक्स को समझेंगे। सोचिए, दो हिमालयी राज्य, दोनों का इतिहास लगभग एक जैसा, लेकिन उनका फाइनल जियोपॉलिटिकल फ्यूचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग निकला। ऐसा क्यों? चलिए पता लगाते हैं। आज की इस चर्चा में हम इस पूरी क्रोनोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। शुरुआत करेंगे हिमालयन प्रोटेक्टोरेट के पैराडॉक्स से। फिर हम सिक्किम और भूटान की शुरुआती संधियों और संघर्षों को देखेंगे। उसके बाद 1947 के बाद आए बदलाव, सिक्किम का भारत में विलय और आखिर में आज की मॉडर्न स्ट्रैटेजिक रियलिटी पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं भाग 1, द हिमालयन प्रोटेक्टोरेट पैराडॉक्स। हमारी यह कहानी 1947 की संविधान सभा की बहसों से शुरू होती है, जहां इन दो पड़ोसी राज्यों के लीगल स्टेटस पर एक बहुत ही गहन चर्चा चल रही थी। और वहीं से निकल कर आता है इतिहास का एक बहुत बड़ा सवाल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया, जबकि भूटान आज एक स्वतंत्र राष्ट्र है? ब्रिटिश एम्पायर के अंडर दोनों की लीगल स्टैंडिंग बिल्कुल एक जैसी थी, फिर भी दोनों ने इतने अलग रास्ते क्यों चुने? ये सच में सोचने वाली बात है ना? इसको समझने के लिए पहले इनकी शुरुआती स्थिति देखनी होगी। दोनों ही राज्य सुज़ेरेनिटी या प्रोटेक्टोरेट सिस्टम के अंदर थे। अब यह होता क्या है? आसान भाषा में इस लीगल डेफिनेशन का मतलब है कि एक प्रमुख शक्ति, जैसे उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर था, वो उस राज्य की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस को कंट्रोल करती है। लेकिन जो वहाँ का लोकल राजा होता है, उसे अपने आंतरिक मामलों में पूरी आज़ादी होती है। दोनों राज्यों की शुरुआत इसी एग्जैक्ट लीगल डेफिनेशन से हुई थी। तो कहानी कहाँ बदली? आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, सिक्किम, बॉर्डर्स एंड ब्रिटिश ट्रीटीज। चलिए देखते हैं कि कैसे सिक्किम की लगातार सिकुड़ती हुई सीमाओं ने उसे ब्रिटिश प्रोटेक्शन पर निर्भर होने के लिए मजबूर कर दिया। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 1814 के एंग्लो नेपाल वॉर तक नेपाल ने एक्सपैंड करते हुए सिक्किम की बहुत सी जमीन पर कब्जा कर लिया था। अब खुद को बचाने के लिए सिक्किम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गठबंधन किया। कंपनी को क्या चाहिए था? उन्हें ट्रेड रूट चाहिए था और रशियन एक्सपेंशन को रोकना था। इसका नतीजा निकला ट्रीटी ऑफ तुम। इस संधि ने सिक्किम को ऑफिशियली एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बना दिया और उनके डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स का कंट्रोल जॉन क्लॉड वाइट जैसे एक ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑफिसर के पास चला गया। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? 1947 में आज़ादी के बाद भी नई संधि के तहत भारत के साथ सिक्किम का ये प्रोटेक्टोरेट स्टेटस बिल्कुल वैसे का वैसा ही बरकरार रहा। अब आते हैं भाग 3 पर, भूटान, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंसोलिडेशन। सिक्किम से बिल्कुल उल्टा भूटान का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एक बहुत ही एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच दिखाता है, जिसने उसके डिप्लोमैटिक फ्यूचर को गहराई से प्रभावित किया। यहाँ टाइमलाइन थोड़ी अलग है। भूटान ने शुरू में कूच बिहार तक एक्सपैंड करने की कोशिश की थी, जिसके बाद वहां टकराव हुए। इसके बाद 1860 के दशक में डुआर्स वॉर्स हुए, जहां भूटान की हार हुई और उन्हें ट्रीटी ऑफ सिंचुला करनी पड़ी, जिसमें उन्हें अपने कुछ बॉर्डर इलाके छोड़ने पड़े। फिर आती है 1910 की ट्रीटी ऑफ पुनाखा। इस संधि के जरिए ब्रिटेन को फॉरेन अफेयर्स का कंट्रोल तो मिल गया, लेकिन इसके बदले में भूटान ने क्या हासिल किया? उन्हें अपने इंटरनल अफेयर्स में पूरी आज़ादी मिली और साथ ही एक एनुअल पेमेंट भी तय हुई। यानी उन्होंने बहुत ही स्मार्टली अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी को बचा लिया। लेकिन इस सबके बीच सबसे दिलचस्प बात इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। उस वक्त भूटान में तिब्बत और ब्रिटिश सपोर्टेड फैक्शंस के बीच एक भयानक सिविल वॉर चल रहा था। लेकिन 1885 में ओगेन वांगचुक ने बड़ी चतुराई से ब्रिटिश सपोर्ट का इस्तेमाल करके पावर को अपने हाथों में कंसोलिडेट किया। 1904 में उनके सहयोगी उगेन दोरजी ने ब्रिटेन और तिब्बत के बीच चल रहे एक डिस्प्यूट को सक्सेसफुली मीडिएट करवाया। और इस सब का रिजल्ट क्या निकला? 1907 में उगेन वांगचुक को भूटान के पहले राजा के रूप में ताज पहनाया गया और यही वो राजशाही है जो आज भी भूटान पर शासन करती है। अब हम चलेंगे भाग 4 की तरफ, पोस्ट 1947, द पाथ्स डाइवर्ज। भारत की आज़ादी के ठीक बाद हिमालय का पूरा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बिल्कुल बदल गया और यहीं से दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। या आप डायरेक्ट कंपैरिजन देख सकते हैं। एक तरफ सिक्किम था, जहां मोनाथ ताशी नामग्याल ने हरीश्वर दयाल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और चुपचाप इंडियन प्रोटेक्टोरेट के स्टेटस को आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी तरफ भूटान का रिएक्शन बिल्कुल अग्रेसिव था। उन्होंने इंटीग्रेशन को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन और कैबिनेट मिशन को लेटर्स भेजकर एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस की मांग की।
यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू के साथ शुरुआती बातचीत इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि भूटानी रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए थे। चलिए अब आते हैं भाग 5 पर, सिक्किम्स इंटीग्रेशन इनटू इंडिया। आगे बढ़ते हैं सीधा 1973 के साल में और देखते हैं कि आखिर सिक्किम पूरी तरह से भारत का हिस्सा कैसे बना। असल में वहाँ इंटरनल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा थे। सामंती व्यवस्था यानी फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा था। उसी गुस्से ने 1973 में एक बहुत बड़ा रूप ले लिया जब राजशाही के खिलाफ एक मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि राजा के अनुरोध पर रॉयल पैलेस को बचाने के लिए भारत को अपनी सेना भेजनी पड़ी। इसके बाद एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ जिससे वहां डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। 1974 के चुनावों में प्रो इंटीग्रेशन पॉलिटिकल पार्टीज को जबरदस्त जीत मिली और राजा का रोल सिर्फ नाम मात्र का रह गया। जनता पूरी तरह से भारत के साथ आना चाहती थी। और इस लीगल इंटीग्रेशन का पूरा प्रोसेस कैसा रहा वो इन 3 स्टेप्स में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। स्टेप 1, भारतीय संसद ने 35वां अमेंडमेंट पास किया और आर्टिकल 2A जोड़कर सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया, जो अपने आप में एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। स्टेप 2, इसके तुरंत बाद एक पब्लिक रेफरेंडम हुआ जिसमें लोगों ने भारी बहुमत से राजशाही को हमेशा के लिए खत्म करने के पक्ष में वोट दिया। और आखिर में स्टेप 3, पार्लियामेंट ने 36वां अमेंडमेंट पास किया और 1975 में सिक्किम को भारत का फुल स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 6, मॉडर्न बॉर्डर्स एंड स्ट्रेटेजिक रियलिटी। इन ऐतिहासिक संधियों का असर सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि आज के बॉर्डर्स पर भी पूरी तरह विजिबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम भूटान के साथ पावर डायनामिक्स को समझें तो शुरुआती 1949 की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के तहत भारत उनके भारी संबंधों और डिफेंस को पूरी तरह मैनेज करता था। लेकिन 2007 में जब ये ट्रीटी रिवाइज हुई तो इसने सब कुछ बदल दिया। भूटान अब एक प्रोटेक्टेड स्टेट से एक हाईली ऑटोनॉमस अलाय बन गया है। उन्हें फॉरेन अफेयर्स में काफ़ी आज़ादी मिल गई और अब वो अपने नेशनल डिफेंस के लिए इंडिपेंडेंटली हथियार भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट था। लेकिन एक बात तय है, भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स आज भी इन हिमालयी बॉर्डर्स से गहराई से जुड़े हुए हैं। चुंबी घाटी और डोकलाम जैसे इलाके आज के हिसाब से बहुत ही क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक फ्लैश पॉइंट्स हैं। डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान हम सबने देखा कि कैसे हिस्टोरिकली साइंड ट्रीटीज आज के वक्त में मॉडर्न मिलिट्री पोजीशनिंग को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं, खासकर जब बात हमारे वाइटल चिकन नेक कॉरिडोर की डिफेंस की आती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे दिमाग में एक बहुत ज़रूरी सवाल आता है। सदियों पहले कॉलोनियलिज्म के वक्त जो संधियां पेपर पर लिखी गई थीं, वो आज भी साउथ एशिया की सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल रियलिटी को तय करने की ताकत रखती हैं। आने वाले वक्त में क्या ये ऐतिहासिक कूटनीति हिमालय के इस बेहद नाजुक संतुलन को इसी तरह डायरेक्ट करती रहेगी? ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर हमें सच में सोचते रहना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।